तो हम लोग जब नए वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे थे तो सेक्शन 58 आया जो सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा दे रहा था, और बात यह आई थी कि सेकेंडरी एविडेंस में मौखिक स्वीकृतियां, इसको स्थान देने का मतलब क्या है। और उस दिन हमने कहा था कि इसका कोई कारण हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमें नजर नहीं आता ये एक बात, और कोई कारण नहीं है ये दूसरी बात। विधायिका कोई भी काम अनावश्यक ये तो कर नहीं रही, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, ये तो संकल्पना के विरुद्ध है। माना तो ये जाता है कि विधायिका ने जो कुछ किया वो सुविचारित है और उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ढूंढना पड़ेगा, और वो उद्देश्य हमें नहीं दिख रहा, ये एक डिफरेंट बात है। और उद्देश्य है ही नहीं, ये डिफरेंट बात है। तो उस दिन हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि फिलहाल हम खुद को इसमें सक्षम नहीं पा रहे कि हम आपको यह बता पाए कि सेकेंडरी एविडेंस की लिस्ट में आखिर ओरल एडमिशन को शामिल क्यों किया। लेकिन हमने लगातार सोचा है, और तब जो परिदृश्य उभर कर आया वो इसकी व्याख्या करता है कि आखिर इस लिस्ट में ओरल एविडेंस को शामिल क्यों किया। कारणों पर बाद में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दो बातें ध्यान में रख लेंगे। एक, एडमिशन की डेफिनेशन, और दूसरा जो द्वितीयक साक्ष्य की लिस्ट दी गई है, वो चाहे पुराना साक्ष्य अधिनियम हो और चाहे नया, इसका सेक्शन 58 पुराने में 63 है। और एक निवेदन और कि बोलने के क्रम में अगर हम 63 को 58 कह जाएं, 58 को 63 कह जाएं, तो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लें। ये शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना ठीक होगा कि नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो सेकेंडरी की लिस्ट है वो 58 में है और पुराने में 63 में। लेकिन चाहे पुराना पढ़िए और चाहे नया पढ़िए, जो अधिनियमन का ढंग है वो नहीं बदला है। अधिनियमन के ढंग से मेरा अभिप्राय है कि पहले भी ये सेक्शन इंक्लूसिव था, एक्सक्लूसिव नहीं था, और आज भी ये सेक्शन इंक्लूसिव है, नेचर में एक्सक्लूसिव नहीं है। पहले भी ये अवशेषी प्रकृति इस ढंग का सेक्शन था, और आज भी जो प्रयुक्त भाषा है वो इसे अवशेषी सेक्शन बनाती है, निःशेषी नहीं। पहले भी लिखा था कि द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। आज भी शब्दावली यही प्रयोग हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर यहां लिख दिया गया, न वो पहले अंतिम रूप से सेकेंडरी एविडेंस की सूची को प्रस्तुत करता था और न ही आज। आपसे मेंस वगैरह में यह प्रश्न भी होता है कि क्या द्वितीयक साक्ष्य क्या है, और आप लोग बड़े एक्सक्लूसिव ढंग से ये लिख देते हैं कि ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य ये है। आपका उत्तर गलत है, और गलत इस सेंस में है कि वो उत्तर अधूरा है। अधूरा भी गलत का एक प्रकार है, उसे भी ठीक नहीं कह सकते। सही बात यह है कि सेकेंडरी एविडेंस की सूची विधायिका ने
नए 58 में और पुराने 63 में प्रस्तुत जरूर किए, लेकिन वह सूची एक्सक्लूसिव नहीं है, निश्शेषी नहीं है। समय और वक्त के साथ अगर कुछ और भी इस सूची में ऐड करने की जरूरत पड़ी तो उसे किया जाएगा। हां, ऐड करते समय यह ध्यान जरूर रखा जाएगा कि ऐड करने में, निर्वचन के माध्यम से ऐड करने में न्यायालय निरंकुशता का परिचय नहीं देगा, मनमानेपन से इस सूची को नहीं बढ़ाएगा। और मनमानेपन से नहीं बढ़ाएगा इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी भी काम को मनमाना कहते कब है? किसी भी काम को मनमाना तभी कहा जाता है जबकि जिस काम से, ठीक है, जिस काम को आप जिस उद्देश्य से करना कहते हैं, उस उद्देश्य से उस काम का कोई संबंध हो ही ना, तब आपका काम मनमाना है यह कहा जाता है। यही डेफिनेशन मनमानेपन की अनुच्छेद 14 उसकी व्याख्या करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में स्वीकार हुई है कि वर्गीकरण मनमाना है। यह माना जाएगा अगर वर्गीकरण जिस उद्देश्य से किया गया है, उस उद्देश्य से उस वर्गीकरण का जो कि किया गया है कोई संबंध परस्पर स्थापित न हो तो वर्गीकरण मनमाना है। तो इस तर्क को उठाएं, इस तर्क को उठाएं, और अगर प्रक्रिया विधि इसमें द्वितीयक साक्ष्य को मान्यता जिस उद्देश्य से दी गई है, उस उद्देश्य से, ठीक है, और द्वितीयक साक्ष्य को प्रत्येक दशा में न दिए जाने के संबंध में जो प्रतिबंध है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखें तो बात समझ में आती है कि अगर हम कोई साक्ष्य, ठीक है, जो मूल से व्युत्पन्न है किंतु स्वयं मूल नहीं है, यदि इस प्रकार व्युत्पन्न साबित कर सके कि वह मूल से ही व्युत्पन्न है, तो इसके इस तथ्य के होते हुए कि मूल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, ठीक है, फैक्ट इन डिस्प्यूट के साक्ष्य के तौर पर, साक्ष्य के अभाव में फैक्ट इन डिस्प्यूट को नासाबित मानने की बजाय द्वितीय साक्ष्य से फैक्ट इन डिस्प्यूट को साबित कर सकते हैं। यही तो उद्देश्य है द्वितीय साक्ष्य को मान्यता देने के पीछे और इस प्रतिबंध के साथ मान्यता देने के पीछे कि एकस्मिन पश्चात, ठीक है, वर्णित दशाओं के अतिरिक्त तथ्य प्राथमिक साक्ष्य से ही साबित करने होंगे। द्वितीय साक्ष्य को मान्यता तो है किंतु प्रतिबंध के साथ है, न तो, ठीक है, अनियंत्रित ढंग से, ठीक है, अनिर्बंधित ढंग से द्वितीय साक्ष्य को मान्यता मिली है और न ही द्वितीय साक्ष्य को दिए जाने से पूर्णतः और लिए जाने से पूर्णतः इनकार यह हुआ है, बल्कि द्वितीय साक्ष्य की शुद्धता इसे सुनिश्चित करने के बाद प्राथमिक साक्ष्य के स्थान पर द्वितीय साक्ष्य को दिए जाने की व्यवस्था ये निश्चित परिस्थितियों में की गई है। विधायिका के द्वारा अपनाए गए इस तरीके को ध्यान में रखकर अगर हम कोई साक्ष्य इस ढंग का पाते हैं जो मूल से व्युत्पन्न हम साबित कर सकते हैं और मूल से व्युत्पन्न शुद्धता पूर्वक किया गया है यह भी साबित कर सकते हैं, लेकिन मूल
हम नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, और धारा 65 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की और नए की धारा, ठीक है, आपका कौन सी है, 60, इसकी स्थितियां मौजूद हैं, यह भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर साक्ष्य अधिनियम में बदलाव न किया जाए तो फिर उस द्वितीयक साक्ष्य को देने में कठिनाई यह होने लगेगी, और यही कठिनाई थी उस समय जब कंप्यूटर अभिलेख के संबंधी 65A 65B और मौखिक स्वीकृति इन्हें दिए जाने के संबंध में विधायी मान्यता भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं मिली थी। आप ऐसे कल्पना कीजिए कि न 65A है न 65B है पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो वर्तमान में 62 और 63 है, और न ही मौखिक स्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्थान मिला है। कुछ नहीं हुआ है, ऐसे मानिए अभी कुछ नहीं हुआ है। यानी पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 65A 65B को शामिल किए जाने की पूर्व की स्थिति है, ऐसे मानिए। उस समय न्यायालयों के सामने कठिनाइयां जो आनी शुरू हुई, वो कठिनाइयां ये थी कि 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियमित हुआ। उस समय कंप्यूटर था ही नहीं। ठीक है, उस समय कंप्यूटर, इसकी कोई कल्पना यह भी नहीं थी, इसलिए कंप्यूटर आउटपुट वो चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे आपका वो क्या होता है वो, अरे ठीक है, अरे क्या क्या होता है प्रिंटेड फॉर्म, और कंप्यूटर क्या, पेन ड्राइव, सीडी, पीडीएफ, इस सब की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती उस समय 1872। लेकिन समय के बदलाव के साथ ये सब चीजें आई, और जो कुछ कंप्यूटर में है मूल रूप से वो शुद्धता के साथ पेन ड्राइव में लिया जा सकता है, कंप्यूटर आउटपुट के रूप में कंप्यूटर से बाहर यह आ सकता है। लेकिन इस सबको मान्यता 1872 में नहीं मिल सकती थी। अलावा इसके जरा स्वीकृति की डेफिनेशन इसे और याद कर लीजिए। स्वीकृति की डेफिनेशन क्या है? ऐसे कथन जो लिखित या मौखिक तौर पर किए और जो विवादक तथ्यों की ओर और सुसंगत तथ्यों की ओर कोई अनुमान इंगित करते हैं। कंप्लीट डेफिनेशन यही है, जो विवादक तथ्यों की ओर अनुमान इंगित करना है और जो सुसंगत तथ्यों की ओर अनुमान इंगित करते हैं, दोनों स्वीकृति के तौर पर मान्य किए गए। और सुसंगत तथ्य, इसकी डेफिनेशन क्या है? सुसंगत तथ्य की डेफिनेशन है कि वे तथ्य जो एतस्मिन पश्चात जो उपबंध दिए हैं उनमें बताए गए संबंधों के प्रकार से जब विवादित तथ्यों से संबंधित हो जाते हैं तो उन्हें हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। और सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा बोल देते हैं कि पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये 6 से 55 तक और नए में शायद 3 से 50 तक, ये 4 से 50 तक दिए गए। सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोल देते हैं। तो स्वीकृति स्वयं सुसंगत तथ्य ये भी है,
वो स्वीकृति सुसंगत हो गई। स्वीकृति क्या है? विवाद के सुसंगत तथ्यों की ओर एक अनुमान, और स्वीकृति सुसंगत तथ्य ये भी हो गई। यानी ऐसा कथन जो मौखिक तौर पर किया गया लेकिन विवादित तथ्यों की ओर कोई अनुमान इंगित नहीं कर रहा है, लेकिन सुसंगत तथ्य की ओर अनुमान इंगित कर रहा है, यानी स्वयं स्वीकृति की तरफ अनुमान इंगित कर रहा है। तो स्वीकृति की तरफ अनुमान इंगित करने वाला मौखिक कथन भी स्वीकृति ही है, ठीक है ना। स्वीकृति की तरफ जो मौखिक अनुमान इंगित कर दे वो कथन भी स्वीकृति ही है। और अगर मौखिक कथन ऐसा किया गया है जो स्वीकृति की ओर अनुमान इंगित कर रहा है तो इसे शुद्धतम स्वरूप में मौखिक स्वीकृति यही कहा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। इसे कहेंगे तो ओरल एडमिशन ही, जो ओरली किया गया है लेकिन विवादित तथ्य की ओर अनुमान इंगित नहीं कर रहा, स्वीकृति की ओर अनुमान इंगित कर रहा है। और स्वीकृति स्वयं सुसंगत तथ्य है, अर्थात सुसंगत तथ्य की ओर अनुमान इंगित कर रहा है और ओरली किया गया है। तो यह कथन जो स्वीकृति के बारे में है और ओरली किया गया है, यह भी तो स्वीकृति ही बन गया, ठीक है ना। अब इस बात को यहीं छोड़ दें, अब बात हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम वहीं आ रहे थे। ऐसे मानिए कि साक्ष्य अधिनियम में 65A और 65B ये शामिल होने से पूर्व की दशा है, और जब उसके उस समय की दशा है तो ये वाला साक्ष्य अधिनियम ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो उसके बाद की दशा है, ये तो है ही नहीं। अब जरा सोचिए कि एक कंप्यूटर का विकास हो गया, कंप्यूटर की अंतर्वस्तु में ऐसे तथ्य मौजूद हैं, ठीक है, जिन्हें विवादित तथ्यों के साक्ष्य के तौर पर अगर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो विवादित तथ्यों के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को बड़ी आसानी से साबित किया जा सकता है। और कंप्यूटर में जो कुछ रिकॉर्ड है उसकी शुद्धता उसी ढंग से सुनिश्चित भी हो सकती है और उसे शुद्धता पूर्वक कंप्यूटर से बाहर यह भी लाया जा सकता है। लेकिन चूंकि 65A 65B नहीं है इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर में जो कुछ अंकित है, ठीक है, वो प्राथमिक है, और जब कंप्यूटर से बाहर लिया हमने उसको वो द्वितीयक हो गया। और द्वितीयक ये तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक मूल के बारे में 65 की दशाएं ये साबित ना हो जाए, और इस कंप्यूटर के बारे में 65 की दशाएं साबित नहीं हो पा रही। तो इतना बेहतर साक्ष्य होते हुए भी सीसीटीवी फुटेज है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैमरा जिससे वो सीसीटीवी फुटेज आई है वो प्राइम मिनिस्टर आवास में है, एनएसजी के कब्जे में है, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर लगा है। अगर हम उसे न्यायालय में लाए तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा एविडेंस में देते ही, उसकी कॉपी कोई भी ले लेगा, वो दुश्मन देशों तक पहुंच जाएगा। आप बड़े, ठीक है, परिदृश्य में सोचिए, और एक को सजा हम भले ही दे दें लेकिन लाखों भारत के निवासियों की का जो जीवन है वो संकट में आ जाएगा।
तो हमारे सामने कोई चारा नहीं है कि हम छोड़ दें। अगर कोई तरीका निकल आए कि सीसीटीवी फुटेज के सिर्फ उतने भाग को जो फैक्ट इन डिस्प्यूट से संबंधित है, ठीक है, इस प्रमाण पत्र के साथ कि यह सीसीटीवी फुटेज जो डाउनलोड की गई है शुद्धता पूर्वक की गई है, यानी न्यायालय को उसकी शुद्धता के संबंध में सुनिश्चित करके अगर न्यायालय में देने लायक कोई स्थिति निकल आए तो बात बहुत अच्छे से बन जाती है। ठीक है ना। अब थोड़ा हम संदर्भ बदलेंगे, फिर आएंगे यहीं ईगल हम लोग पढ़ेंगे। कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस ईगल कहता है कि कानूनों का अधिनियमन ऐसे किया जाना चाहिए कि कानून में युगों तक किसी बदलाव की जरूरत न पड़े, और इसीलिए कहा जाता विधायिका बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, ठीक है, कानून का प्रारूपण या कानून की ड्राफ्टिंग करती है। विधायिका ने 1872 में अनुभव किया कि ऐसे सेकेंडरी एविडेंस हो सकते हैं जिन्हें हम यहां सूची में स्थान नहीं दे पा रहे, जो सभ्यता के विकास के साथ उतनी ही शुद्धता से सामने लाए जा सके जितनी शुद्धता के साथ यहां सूची में स्थान पाए हुए एविडेंस सेकेंडरी के तौर पर मान्य किए गए हैं, उतनी शुद्धता से सामने लाए जा सके। तो उन्हें न्यायालय में, ठीक है, देने का रास्ता ये खुल जाए, इसीलिए शायद उसने सेकेंडरी एविडेंस की जो लिस्ट है वो एक्सक्लूसिव नहीं बनाई, इंक्लूसिव ये बनाई है, निश्शेषी नहीं बनाया। उसने जो शब्द प्रयोग किया उस शब्द प्रयोग में गुंजाइश छोड़ी कि जो नए प्रकार के द्वितीय साक्ष्य हैं वे भी इस सूची में आसानी से शामिल किए जा सकें। यह न्यायालय ने अनुभव किया। कब? जब ये समस्याएं उनके सामने आनी शुरू हुई कि शुद्ध सेकेंडरी मिल रहा है लेकिन सेकेंडरी की सूची में नहीं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठ रहा क्या ग्राह्य है? जब ये ग्राह्यता के सवाल उठे तो न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से इस सबको ग्राह्य घोषित किया, और उन्होंने तर्क जो लिया वो यही लिया कि विधायिका ने स्वयं एक्सक्लूसिव क्यों नहीं बनाई सूची, इंक्लूसिव बनाई है, और विधायिका का कोई काम अनजाने में नहीं है। वो सचेतन है। विधायिका ये जानती थी कि सभ्यता के विकास के क्रम में ऐसी दशाएं आएंगी जिनमें इस सूची में शामिल सेकेंडरी एविडेंस के अलावा भी सेकेंडरी शुद्धता पूर्वक सामने आ सकता है और उसे अग्राह्य करने से अन्याय ये होगा। इसलिए विधायिका ने ये स्थिति रखी है। ये न्यायालय ने अनुभव किया और न्यायालय ने ये निर्णय दिए। और हमने जो शुरुआत में आपसे कही थी बात कि जब आपसे पूछा जाता है कि सेकेंडरी क्या है तो आप अधूरा लिखते हैं। आपको संपूर्ण सूची देने के बाद यह लिखना चाहिए कि यह सूची निश्शेषी नहीं है, ठीक है। यह सूची कैसी अवशेषी है, यह एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। इसलिए भविष्य में भी कोई ऐसा एविडेंस जो मूल से व्युत्पन्न है और जिसके व्युत्पन्न होने की प्रक्रिया उसी समान शुद्ध है जैसी शुद्धता की अपेक्षा, इस सूची में स्थान पाए द्वितीय साक्ष्यों को मूल से व्युत्पन्न करते समय, ठीक है, रखने की कोशिश विधायिका के द्वारा की गई है, तो वह द्वितीय साक्ष्य भी इस सूची में शामिल माना जाएगा और उसे द्वितीय साक्ष्य की तरह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आपको यह भी लिखना चाहिए, जो कि आप नहीं लिखते, तो आपका उत्तर तो अधूरा हुआ, और अधूरा गलत का ही एक प्रकार है।
ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि कानून पास होना कानून में बहुत आसान है और कानून को समझना बहुत कठिन है। अब क्या हुआ, न्यायालयों के सामने ये स्थितियां आई, न्यायालय ने ये परीक्षित किया, संप्रेक्षित किया, ऑब्जर्व किया, संप्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन अंग्रेजी में बोला जाता है। उन्होंने संप्रेक्षित किया कि जो सेकेंडरी की लिस्ट ये कैसी है, इंक्लूसिव है। और उन्होंने क्या किया, अपने निर्णयों के माध्यम से कंप्यूटर आउटपुट को क्या किया, साक्ष्य में सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर मान्य कर दिया। अगर कंप्यूटर न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सकता था, एक बात और भी है, अगर उपस्थित किया भी जा सकता तो प्राइमरी एविडेंस तो वो है जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश कर दिया गया है, तो न्यायालय स्वयं निरीक्षण करे और उसकी अंतर्वस्तु को जान ले। अगर कंप्यूटर पेश भी कर दिया जाए तो भी न्यायालय कुछ नहीं जान पाएगा, क्योंकि जज साहब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं। कंप्यूटर में जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। यहां सेकेंडरी प्रस्तुत किया जाना ही उपयोगी है। न्यायालयों ने अपने निर्णयों में इन्हीं तर्कों को देते हुए 65A 65B न होने की दशा में भी कंप्यूटर आउटपुट को सेकेंडरी के तौर पर मान्य करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि न्यायालय अपने निर्णय को कभी भी बदल लेंगे और मूर्ख न्यायाधीश नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं हो सकती। मूर्ख न्यायाधीश हो गया, ठीक है, हमें कहने में मजा आता है, लोगों को चढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। मूर्ख जैसे शिक्षक हो गए, ऐसे ही मूर्ख अगर न्यायाधीश हो गया तो जैसे शिक्षक शिक्षा का लाश मारे हुए हैं मूर्ख होने के कारण से, अपनी मूर्खता से, और मूर्खता के घमंड में भी है, ऐसे ये मूर्ख न्यायाधीश भी टांगी तोड़ देगा। ठीक है, इसे समझ में तो कुछ आएगा नहीं, पुराने न्यायाधीशों की बात, और ये फिर कंप्यूटर आउटपुट को बाहर कर देगा। ये डर सदैव बना हुआ है। इसलिए विधायिका ने क्या किया, 65A और 65B इनेक्टेड फॉर्म में ले आए, और यही स्थिति वर्तमान में उन्होंने कैरी ऑन रखी और 62 और 63 शामिल कर दी और लिख दिया 62 कि 63 के मुताबिक ही साबित होगा, और 63 में लिख दिया 63(1) में कि मूल को न्यायालय में लाए बिना उसकी अंतर्वस्तुओं का साक्ष्य यहां बताए गए तरीके से दिया जा सकेगा। सेम यही दशा ओरल एविडेंस के, ओरल एडमिशन के संबंध में भी है। आप एक स्थिति की कल्पना करें, एक महिला ने यह दावा किया है रेलवे पे कि उसके पति की जो मृत्यु हुई है वो रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से हुई है। रेलवे का डिफेंस है कि हमारी कोई लापरवाही नहीं थी, इनके पति महोदय शराब पिए हुए थे, इसलिए वो अपने को संभाल ही नहीं पाए और दुर्घटना हुई जिसमें उनकी मौत हुई। इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। इट इज अ मियर एक्सीडेंट, नो वन कुड बी लायबल, ठीक है, फॉर दैट फैटल एक्सीडेंट। अब रेलवे अपनी बात को साबित करने के लिए एक बोतल प्रस्तुत कर रही है जिसमें एक खून है, ठीक है, खून का सैंपल है, उस खून में अल्कोहल होने की पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन उस बोतल पर कोई लेबल नहीं लगा है और बोतल में मौजूद खून की पहचान मृतक से, ठीक है, मृतक के खून के रूप में या बोतल में मौजूद खून का संबंध मृतक से लेबल के आधार पर ही जोड़ा जा सकता है, अन्य कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। और अगर लेबल हो और लेबल पर उसका नाम लिखा हो मृतक का, और
ऐसी विशिष्टियां दी हो, यानी पिता का नाम, मोहल्ला, मकान नंबर आदि आदि, जिससे बोतल में मौजूद खून मृतक से जुड़ जाए, तो बोतल में मौजूद खून और उसमें अल्कोहल की मौजूदगी ये स्वीकृति का स्वरूप ग्रहण कर लेगी, क्योंकि ये विवादित तथ्यों की ओर अनुमान इंगित करेगी। और लेबल पर जो उसका नाम होगा वो भी मौखिक स्वीकृति है, वो मौखिक स्वीकृति नहीं, स्वीकृति है। और वो स्वीकृति कैसी है? दस्तावेज की अंतर्वस्तु में हुई है। लेबल पर जो उसका नाम लिखा है वो दस्तावेज की अंतर्वस्तु में स्वीकृति है। ठीक है, दस्तावेज किसे कहते हैं? अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से, जिसमें कुछ ऐसा कहा गया जो विवादित तथ्य से संबंधित है। तो लेबल पर जो नाम है वो क्या है? लेबल पर लिखा हुआ नाम ये दस्तावेज की अंतर वस्तु में स्वीकृति है। ठीक है, अब पुरानी व्यवस्था के मुताबिक इसे, ये सिचुएशन किससे गवर्न होगी? धारा 22, और वर्तमान में धारा 20 इससे गवर्न होगी। और वो क्या कहती है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं में जो स्वीकृतियां हैं उनका मौखिक साक्ष्य आप तभी दे पाएंगे जब धारा 65 की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, पुराने में, और वर्तमान में धारा 60 की। ठीक है, अब देखें धारा 60 क्या कहती है। धारा 60 कहती है किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु, किसी दस्तावेज की का अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु, इसका द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में ही दिया जाएगा। आप जो कुछ देना चाहते हैं वो क्या है? दस्तावेज की के अस्तित्व का, ठीक है, और उसकी अंतर्वस्तुओं का। ठीक है, तो इसका द्वितीयक साक्ष्य तभी आप दे पाएंगे जब निम्नलिखित जरूरतें पूरी हो जाएं। पहली जरूरत क्या है? जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या यह प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या शक्त्याधीन है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका या पहुंच से बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जब ऐसा व्यक्ति धारा 64 में वर्णित सूचना के बाद भी उसे पेश नहीं करता है, और आगे कि जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना या उसके द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत कर दिया गया, साबित कर, इन चीजों से मतलब नहीं है यहां पर जो बाद में लिखा हुआ है। अब सोचिए, इस बोतल पर लेबल नहीं है जिसमें खून है, इस पर लेबल नहीं है, लेकिन 1000 व्यक्ति मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि इस पर लेबल न सिर्फ था बल्कि इसके लेबल पर वो लिखा था जो इस खून को मृतक से संबंधित कर देता है। तो लेबल, उस पर मौजूद मृतक का नाम, ये स्वयं दस्तावेज की अंतर्वस्तु में की गई स्वीकृति है। और ये क्यों स्वीकृति है? क्योंकि विवादित तथ्य के बारे में अनुमान इंगित कर रही, और जैसे ये स्वीकृति हुई वैसे ही सुसंगत तथ्य बन गई, जैसे ये स्वीकृति हुई वैसे ये सुसंगत भी बन गई है। अब ये 1000 लोग जो कुछ कह रहे हैं वो स्वीकृति के बारे में स्वीकृति का साक्ष्य बन गया, क्योंकि ये 1000 लोग जो कुछ मौखिक रूप से कह रहे हैं वो भी सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित कर रहा है कि उस लेवल पर उसका नाम हो भी सकता है या नहीं हो सकता, जो भी है कम से कम हो सकता है, ये एक अनुमान ये तो लग ही रहा है। तो इन लोगों के द्वारा मौखिक तौर पर यह कहा जाना, ठीक है, स्वीकृति के बारे में कहे जाने के कारण सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान का इंगित किया जाना यह भी है, और इसलिए इन लोगों का यह मौखिक साक्ष्य, मौखिक स्वीकृति इस श्रेणी में आ गया, ओरल एडमिशन इस श्रेणी में आ गया। लेकिन जरा उस दशा की कल्पना कीजिए, ओरल एडमिशन
द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में है। ठीक है, ये स्टैट्यूट बुक का अभी भाग नहीं है, ये सोचिए। अभी ये अमेंड होकर नहीं आया, पिछला है, ऐसा सोचिए। तो जो पिछला है, तो ऐसी स्वीकृतियां जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु में है, उनका साक्ष्य न्यायालय में दो ही दशाओं में दिया जाएगा। या तो स्वयं दस्तावेज की असलियत प्रश्नगत हो, और यह धारा 65 के मुताबिक आप द्वितीयक साक्ष्य देने के अधिकारी हो। दोनों दशाओं में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों दशाओं में से कुछ नहीं। तो अगर अब लेबल नहीं है बोतल पर, तो लाखों आदमियों का यह साक्ष्य मौजूद रहे कि लेबल पर इसका मृतक का नाम था, लेकिन इस खून को अब विचारण में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दस्तावेज की अंतर्वस्तु में की गई स्वीकृति है। अब नियम क्या है? नियम यह है कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो हमेशा सबस्टेंटिव लॉ के बारे में होगा, और प्रोसीजरल लॉ बनाया इसीलिए जाता है कि सबस्टेंटिव लॉ को ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। और इसीलिए यह माना गया, यह स्थापित कानून है, यह सेटल्ड लॉ है कि प्रोसीजर की अनदेखी की जा सकती है। यह सेटल्ड लॉ है। ठीक है, यदि अनदेखी किए जाने से न्याय को कोई नुकसान नहीं होता। और यह स्थिति आप कहां देख सकते हैं? पुरानी सीआरपीसी 466, 464, 465, सीपीसी में कहां धारा 21। ठीक है, कि अगर स्थानीय अधिकारिता या ठीक है धनी अधिकारिता, इससे संबंधित प्रोविजंस का पालन नहीं किया गया है, तो भी अन्याय नहीं हुआ, तो इस बात से कोई अंतर आएगा ही नहीं। ठीक है ना? प्रोसीजर न्याय करने के लिए, अगर प्रोसीजर को अलग हटाकर न्याय किया जा सकता है, तो फिर प्रोसीजर के फॉलोअप की कोई जरूरत नहीं है। ये सेटल्ड है। तो न्यायालय अपने निर्णय से अगर ये करना चाहें कि इस बोतल में मौजूद खून को ठीक है विचारण में स्थान दे दें उन लोगों के साक्ष्य के आधार पर, तो कर नहीं पाएंगे इस सेटल्ड लॉ के होते हुए भी। क्यों? क्योंकि इनेक्टेड फॉर्म में लॉ उसके खिलाफ मौजूद है, धारा 22 और धारा 20 के रूप में। यह फिर न्यायालय का मनमानापन कहा जाएगा। यह विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप। अगर क्लियरली न लिखा होता, कुछ भी ना होता, तो शायद निर्वचन किया भी जा सकता था, लेकिन क्लियरली लिखा है कि आप दस्तावेज के अंतर्वस्तु में अगर स्वीकृति है तो उसके अंदर मौखिक साक्ष्य तभी लेंगे जब 65 की जरूरत पूरी हो जाए, या दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो। दोनों में से एक भी स्थिति नहीं, तो आखिर लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कैसे कर दिया जाए, ये कठिनाई है। और अगर न्यायालय करेगा तो हो सकता है विद्वान न्यायालय की इस बात को ठीक ना माने। और न्यायालय तुम्हारी तरह गुंडागर्दी नहीं करता कि हुई न माने, ये नहीं करता न्यायालय, रीजन बात करता है। इसीलिए उस संस्था के प्रति एक विश्वास है लोगों में। जिस दिन वो अनरीजनेबल बात करेंगे उस दिन उनके प्रति कोई विश्वास बचेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये कठिनाई आ रही थी ऐसी दशाओं में। और उदाहरण आपकी किताबों में लिखा है, क्या हुआ, एक कैदी नहीं सॉरी, एक हिंसा हुई,
अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उस हिंसा को करने की रपट ये लिखाई गई। अब जब अज्ञात ही है तो अन्वेषण अभिकरण खोज ही नहीं पाया, लेकिन एक व्यक्ति ने बीबीसी के कार्यक्रम में एक व्यक्ति को हिंसा करने वाले के तौर पर पहचान लिया, और बीबीसी का वो कार्यक्रम उसने एक वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से देखा। अब वीडियो रिकॉर्ड मूल तो वो कार्यक्रम की जो कैसेट है वो है, उस कैसेट से ये वीडियो रिकॉर्ड है, तो ये तो द्वितीयक हो गया। अब इसने जो पहचाना है ये स्वीकृति है, ठीक है, दस्तावेज की अंतर्वस्तु में। इस वीडियो को न्यायालय में साबित या रखा तभी जाएगा जब मूल के संबंध में धारा 65 की जरूरत ये पूरी हो जाए, ठीक है ना। अर्थात मूल धारा 65 में बताए गए कारणों से न्यायालय में ना आए, और मूल धारा 65 में बताए गए कारणों से न्यायालय में न लाया जा सके ये दशा नहीं। क्यों? क्योंकि मूल के संबंध में बीबीसी का नियम यह था कि हम अपने किसी भी रिकॉर्ड को बाहर नहीं जाने देंगे। यह नियम धारा 65 में लिखा नहीं। अब मूल आ नहीं सकता, सेकेंडरी हम ले नहीं पा रहे, हमारे पास कोई चारा ही नहीं, ठीक है। ये सब जब दशाएं आई हैं तब इनेक्टेड फॉर्म में ये चीजें लाई गई, और ये जो स्वीकृतियां हैं जो मौखिक तौर पर, ठीक है, की गई हैं उन लोगों के द्वारा जिन्होंने दस्तावेज में की गई, दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं में हुई स्वीकृतियों को स्वयं देखा है। भाई यही तो हुआ है, लेबल है, लेबल पर नाम लिखा था मृतक का, लाखों लोगों ने स्वयं देखा, ठीक है। दस्तावेज उस पर नाम लिखा होगा मृतक का, यह स्वयं स्वीकृति है, किंतु दस्तावेज की अंतर्वस्तु में है, ठीक है। और यह स्वीकृति क्यों है? इसलिए है क्योंकि विवादित तथ्य की ओर एक अनुमान इंगित कर रहा है, और जो लाखों लोगों के कथन है कि हमने देखा, नाम लिखा था इनका, इस लेवल पर वो इबारत मौजूद थी जो इसमें मौजूद द्रव्य को खून के तौर पर मृतक से संबंधित कर देती है, हमने देखा है। लेकिन लेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि धरा उठाई में रखने और, ठीक है, उठाने में लेबल छूट गया, नष्ट नहीं हुआ, छूट गया, ठीक है। जिस पदार्थ से वो चिपकाया गया था वो अच्छा नहीं था, छूट गया, इसे ना तो नष्ट हुआ न खो गया, ठीक है। और तुमने कहा कि अरे इतने लोग तो कहीं रहे, वो छूटा हुआ लेबल की तुमने कोई चिंता ही नहीं की, और ऐसे लेके बोतल आ गए। फिर जब देखने गए तो खो गया, ये तो नहीं कह सकते, तुम्हारी लापरवाही है जिस वजह से लेबल नहीं आ पाया। लेकिन लापरवाही किसी की हो, यह दावा अनुचित रूप से न्याय निर्णीत हो सकता है, जबकि अगर इस साक्ष्य को ग्राह्य कर लिया जाए जो मौखिक तौर पर उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु में की गई स्वीकृति के तौर पर मौजूद है, स्वीकृति के बारे में मौजूद है, ठीक है, तो हो सकता सही न्याय निर्णय हो जाए। लेकिन वो, ठीक है, जो मौखिक तौर पर इस स्वीकृति के बारे में दिया जा रहा है, यह तभी ग्राह्य हो सकता है जब 65 की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, वो हो नहीं पा रहे, ठीक है, तो उसे हम ग्राह्य नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उस सारे को हम मौखिक स्वीकृति की मान्यता दे दें, जबकि वो मौखिक स्वीकृति है, मौखिक स्वीकृति है, वो मौखिक स्वीकृति किस बारे में? दस्तावेज के अंतर्वस्तु में की गई दस्तावेजी स्वीकृति के बारे में वो मौखिक स्वीकृति है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में सुसंगत है, स्वीकृति स्वयं में सुसंगत तथ्य है, ठीक है। और सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करने वाला जो कथन है वो स्वयं स्वीकृति है। तो जो ये लोग मौखिक रूप से कह रहे हैं इस दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में, ये स्वयं मौखिक स्वीकृति की श्रेणी में है। लेकिन इस मौखिक स्वीकृति को स्पेसिफिकली
विशेष रूप से विधायिका ने धारा 22 और वर्तमान में धारा 20 के माध्यम से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, इसलिए हम इसे साबित नहीं कर पा रहे। एक अन्याय हो रहा है। इस दशा को ध्यान में रखकर विधायिका ने नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज की अंतर्वस्तु, इसमें जो स्वीकृति मौजूद है, इसके बारे में जो मौखिक साक्ष्य है, ठीक है, इसको मौखिक स्वीकृति यह मान लिया और इसे द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा में रख दिया। ठीक है, इसे द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा में रख दिया और इसका प्रभाव यह हुआ कि अब अगर दस्तावेज की अंतर्वस्तु, इसमें की गई स्वीकृति, इसका साक्ष्य देना है, तो भले ही धारा 60 की आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि दस्तावेज की अंतर्वस्तु में है ना, तो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में वो कहता है पहले ये साबित करो कि दस्तावेज खो गया है, नष्ट हो गया है। ठीक है, न तो खोया न नष्ट हुआ, न उस व्यक्ति के कब्जे में जिसके विरुद्ध इसे साबित किया जाना इप्सित है, न ही यह दशा है कि ठीक है उस आदमी के कब्जे में जो न्यायालय के आदेश का यह पहुंच के बाहर है। कुछ भी तो नहीं है उसमें से जो धारा 65 में लिखा है, लेकिन फिर भी हम ला नहीं पा रहे। ठीक है, ला नहीं पा रहे हो, तो फिर एक रास्ता इस ढंग से निकाल दिया गया कि इसे स्वयं द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया। और 60 का जो प्रतिबंध है वो 60 सपटित धारा 20 वर्तमान में, या 65 सपटित धारा 22, इसका जो प्रतिबंध है वो दस्तावेज की अंतर्वस्तु, इसमें जो मौजूद स्वीकृति है उसके बारे में, ठीक है ना, दस्तावेजी स्वीकृति के बारे में, मौखिक स्वीकृति के बारे में नहीं है। ठीक है ना, इस तरह यहां पर मौखिक स्वीकृति, ठीक है, इसे स्वयं सेकेंडरी की लिस्ट में शामिल करके, ठीक है, उस प्रतिबंध से निजात दिला दी गई। जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु, इसमें उपलब्ध स्वीकृतियों के संबंध में, ठीक है, दस्तावेज का खो जाना आदि साबित करने के बाद ही उसका साक्ष्य दिया जाना प्राधिकृत करते थे, उससे निजात मिल गई। इसलिए मौखिक स्वीकृति को यहां पर इस लिस्ट में शामिल कर दिया। यह सारी स्थिति निकल कर आई। इसका मतलब एक बात निकल आई कि मौखिक स्वीकृति, मौखिक स्वीकृति करें द्वितीयक साक्ष्य, इसकी सूची में जो कुछ शामिल है यह अंतिम रूप से द्वितीयक साक्ष्य है, यह नहीं कहा जाएगा। इस सूची में अन्य चीजें भी शामिल हो सकती हैं, यह सूची अंतिम सूची नहीं है। और दस्तावेजों, इनके संबंध में, ठीक है, यानी दस्तावेजी जो साक्ष्य है, इसका अगर द्वितीयक साक्ष्य आप देना चाहते हैं तो जो पुरानी धारा 66 है और नई धारा, ठीक है, आपका 64 है, उसे भी संतुष्ट आपको करना होगा, तभी आप दस्तावेजों का द्वितीयक साक्ष्य दे पाएंगे। धारा 64 कह रही है, धारा 60 का, केवल 60 का स्पेसिफिकली जिक्र कर रही है। जो नई धारा 64 है वो स्पेसिफिकली धारा 60 का जिक्र कर रही है। पुराने में 66 है यही धारा, और वो कहती है 60 का, इसमें जो दस्तावेज लिखे हुए हैं इनका अगर द्वितीयक साक्ष्य आप देना चाहते हैं तो सामान्य नियम यह है कि आपको प्रतिपक्षी को सूचना देनी होगी। ठीक है, और सूचना देने के बाद भी जब प्रतिपक्षी मूल प्रस्तुत न करे या उसके पास मूल हो ही ना, आप द्वितीयक देना चाहते हो, आप उसे सूचना देंगे, उसके बाद ही द्वितीयक साक्ष्य ये प्रस्तुत करेंगे, उससे पहले नहीं। या फिर एक्सेप्शनल सिचुएशन हो, वे एक्सेप्शनल सिचुएशन जो धारा 66 में लिखी गई है,
या तो एक्सेप्शनल हो मामला, और अगर एक्सेप्शनल नहीं है तो आप तब तक, ठीक है, सूचना नहीं देंगे कि बंद कर, वो सब बंद करो। ऑन कर दो, तो आप तब तक सूचना नहीं देंगे, वो आप तब तक सूचना नहीं देंगे, गलत बोल रहे हैं हम, ठीक है, तब तक आप द्वितीयक साक्ष्य नहीं देंगे जब तक आपने सूचना ना दे दियो, या तो सूचना दियो या आपने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का मौजूद होना, यानी अपने पक्ष में एक्सेप्शन, ठीक है, मौजूद होना, ये साबित किया हो, ऐसा धारा 66 कहती है, या न्यायालय की अनुमति ये आपने प्राप्त कर ली, अन्यथा आप द्वितीयक नहीं देंगे। तो जब भी आपसे द्वितीयक साक्ष्य के बारे में सवाल होता है तो आपको पुराने में 63 से लेकर के और सारा कुछ 66 तक एक ओवरव्यू जरूर देना चाहिए, ठीक है, और वर्तमान में 60 से लेकर 64 तक का ओवरव्यू ये जरूर देना चाहिए। ये सब कुछ द्वितीय साक्ष्य के बारे में ही है। सोमवार को हम लोग 67 के बारे में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे, देखेंगे।